Hello everyone, this is Divya Rana, an undergraduate student of IIT Delhi, and this is a video lecture on the topic Potential Energy of a Spring, and this is based on the chapter number 6, Work Energy and Power of Physics NCERT class 11th. So, first of all, we will study how is energy stored in a spring. यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक स्प्रिंग में एनर्जी कैसे स्टोर होती है. Energy is stored as a result of deformation of the spring, such as stretching or compressing. यानी कि एक स्प्रिंग में एनर्जी डिफॉर्मेशन की वजह से होती है. यानी कि हम स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करें या हम उसे स्ट्रेच करें तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाता है और इसी वजह से स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है. स्प्रिंग जो है वो हमेशा चाहती है अपनी इनिशियल लेंथ को गेन करना. सो जब आप उसे कंप्रेस करते हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है. और जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो अंदर की तरफ मतलब अपनी ओरिजिनल शॉर्टर लेंथ में आने के लिए फोर्स लगाती है और इसीलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. इट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग. अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में जीरो है, इनिशियली भी और फाइनली भी. सो जो द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग होता है और जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं और जस्ट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है. नाउ द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द स्प्रिंग कांस्टेंट k, which depends upon the nature of the spring and the distance spring is stretched. यानी कि जो स्प्रिंग वर्क डन करती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है वो हर स्प्रिंग के लिए एक स्पेसिफिक होता है, उस पर डिपेंड करता है. अगर के ज्यादा है तो हम उस स्प्रिंग को स्टिफ कहते हैं. यानी कि उस स्प्रिंग को थोड़ा डिस्टेंस पे कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है. और दूसरा फैक्टर जिस पे वर्क डन डिपेंड करता है वो होता है डिस्टेंस द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड. यानी कि हमने उसे कितना कंप्रेस या स्ट्रेच किया है. नाउ वी विल स्टडी हुक्स लॉ फॉर एन आइडियल स्प्रिंग. अब हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे. हुक्स ने एक लॉ दिया था आइडियल स्प्रिंग के लिए जो कि है in an ideal spring the spring force is proportional to the displacement of its ends from the equilibrium position. यानी कि एक आइडियल स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है जो उस स्प्रिंग का हमने डिस्प्लेसमेंट किया है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आपके नेट फोर्सेस जीरो हो, जहां फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है. कई बारी लोग ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो उस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ वाली पोजीशन होती है, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है. अगर आपने वर्टिकल एक स्प्रिंग को रख दिया है और उस पे एक ब्लॉक m मास का टांगा हुआ है तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होगी जब स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल होगी. बिकॉज हर केस हर पॉइंट पे हर टाइम पे mg जितना वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स तो स्प्रिंग पे लग ही रहा होगा. सो ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब स्प्रिंग पे नेट फोर्सेस जीरो होते हैं. हेंस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ Fs इक्वल्स टू माइनस kx. k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x उस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से. कैलकुलेटिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल स्प्रिंग. अब हम एक आइडियल स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे कैलकुलेट करेंगे. इफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x is small, we can take the force f of x as approximately constant and the work done is then delta w is equals to fs x delta x. यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है
छोटा है तो हम एफ ऑफ एक्स जो कि एक वेरिएबल फोर्स है उसे हम अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि हमने वर्क डन इन बाय वेरिएबल फोर्स में पहले भी किया था। और फिर हम वर्क डन को लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस एक्स डेल्टा एक्स। अब क्योंकि टोटल वर्क डन हमें निकालना है तो हम ऐसे सारे डेल्टा डब्ल्यू का सम करते हैं और x को हम वेरी करते हैं इनिशियल x xi से फाइनल x xf तक। सो जब हम इस fs ऑफ x डेल्टा x का समेशन करते हैं तब हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है। अब हम ये फिगर में देख सकते हैं कि अभी ये स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है, इसमें ना तो कोई कंप्रेशन है ना कोई एक्सटेंशन है। अब स्प्रिंग में इस समय स्प्रिंग फोर्स 0 है, सब इक्विलिब्रियम पे है। अब हमने एक ब्लॉक m मास का लिया और स्प्रिंग को x जितना पुश किया, यानी स्प्रिंग में अब x जितना कंप्रेशन हुआ है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे स्प्रिंग जो है वो kx जितना फोर्स बाहर की तरफ लगा रही होगी। सो हमने फिर इसको रिलीज कर दिया। तब हम देखते हैं कैसे एनर्जी स्टोर देखते हैं। जो हमने v के पहले निकाला था समेशन वाला, उसका हम एक्सटेंशन देखते हैं। अब we can replace the summation sign with the integral and delta x with dx। हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा डेल्टा x जीरो की तरफ टेंड होगा उसे हम dx लिख सकते हैं, एक एलिमेंट जितना स्मॉल, और उस समेशन को हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर हमारी इक्वेशन हो जाएगी w इज इक्वल्स टू एफ एस डी एक्स का इंटीग्रल 0 टू x। इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं कि उस स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं था। सो हमारा स्प्रिंग फोर्स जो है वो kx है, तो हमने kx dx को इंटीग्रेट किया 0 टू x, और यह नेगेटिव साइन भी है बिकॉज स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है देन द अप्लाइड फोर्स, और इस चीज का वैल्यू आ गया माइनस kx² 2 if the spring is stretched to a length x from the equilibrium position। स्प्रिंग जो है वो x लेंथ जितना स्ट्रेच्ड है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। उस केस में उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाएगी माइनस kx²/2। अब हम देखते हैं एक सॉल्व न्यूमेरिकल। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation with the car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 raised to 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? अब हमें क्या बोला है कि कार एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यानी कार्स वगैरह के मैन्युफैक्चरर्स, वो जो कोलिजन्स होते हैं गाड़ियों के, जो एक्सीडेंट्स होते हैं मतलब रोड पे, उन्हें स्टडी करते हैं और वो उनमें अलग अलग तरीके की स्प्रिंग को लगा के देखते हैं कार्स में, अलग अलग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स की स्प्रिंग्स को। सो उन्होंने एक स्प्रिंग लगाई एक कार में, उस कार का मास था 1000 kg और वो कार जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्मूथ रोड पे चल रही थी, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ जहां भी लिखा हो उसका मतलब है फ्रिक्शन इज एब्सेंट। एंड कोलाइडिंग विद अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस, मतलब उस कार को उन्होंने फिर कोलिजन करवाया एक स्प्रिंग से जो कि उसके रास्ते में हॉरिजॉन्टली रख दी थी और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट था 6.25 into 10 raised to 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? अब हमें बताना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ। सो क्वेश्चन समझ आ गया।
अब हम सोल्यूशन पे जाते हैं। सो हमें ये पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज कन्वर्टेड इंटायरली इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो कार स्टॉप हो चुकी है और कार का जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार इज k is equals to half mv square। अब हमें पता है मास ऑफ द कार इज 1000 kg यानी कि 10 raised to 3, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, हमने 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है और इसे हमने सॉल्व किया तो हमें मिला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.25 into 10 raised to 4 joules, where we have converted 18 kilometer per hour to 5 meter per second. At maximum compression xm, the potential energy V of the spring is equal to the kinetic energy K of the moving car by the principle of conservation of mechanical energy। यानी कि हमने ये बात कैसे बोल दी कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल जो कार की काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस फैक्ट को हमने इसीलिए बोला बिकॉज हमें पता है कि फोर्स एक्टिंग कंजर्वेटिव है और इसलिए मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व्ड रहेगी। इसका मतलब जो अगर काइनेटिक एनर्जी कार अपनी पूरी लूज कर चुकी है तो वो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आई थी वो आई थी 1.25 इंटू 10 raised to 4 जूल्स। सो उसे हमने इक्वल कर दिया हाफ के एक्स स्क्वायर के और उससे हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 raised to 4 आता है, यानी कि हमारा एक्सएम आ गया 2 मीटर्स इसमें डाल के। अब हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्वेश्चन समझते हैं। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, ओके दिस इज द सेम क्वेश्चन एज द प्रीवियस वन। वही क्वेश्चन में हमने बस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0.5 ले लिया है, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमारी रोड जो थी वो स्मूथ थी, बट अब इस क्वेश्चन में हमारी रोड स्मूथ नहीं है, उस रोड पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। सो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन both the spring force and the frictional force act so as to oppose the compression of the spring as shown. We invoke the work energy theorem rather than the conservation of mechanical energy. The change in kinetic energy is, अब हम फ्रिक्शन की प्रेजेंस है, सो फ्रिक्शनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों एक्ट करेंगे और दोनों ही कंप्रेशन के अगेंस्ट एक्ट करेंगे, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट नहीं चाहता है और स्प्रिंग फोर्स जो है कंप्रेशन नहीं चाहता है। अब हम क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। सो हमें पता है टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, के एफ माइनस के आई, फाइनली जीरो वेलोसिटी, इनिशियली v थी तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ और वर्क डन जो नेट होगा वो होगा माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स। फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया एफ डॉट एस, एस जो था वो एक्स एम था और एफ जो था वो म्यू एम जी था। सो अब हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम से, डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू। सो हमने अब यहाँ पे म्यू एम जी का वैल्यू रख दिया बिकॉज हमें म्यू 0.5 दिया है और इससे हमारी ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन निकल के आता है और हम इसमें पॉजिटिव साइड ऑफ द स्क्वायर रूट ही लेंगे बिकॉज हमारा एक्सएम जो है वो हमने डायरेक्शन के साथ लिया है,
तो पॉजिटिव वैल्यू ही हमारे लिए यूजफुल है। अब हमने इसमें जब वैल्यूज पुट करी तो एक्सएम का वैल्यू आया 1.35 मीटर्स। अब ये हम देख सकते हैं कि ये एक्सएम पुराने वाले एक्सएम से कम है जो हमने विदाउट फ्रिक्शन वाले केस में सॉल्व किया था, बिकॉज फ्रिक्शन होने की वजह से ब्लॉक की एनर्जी उसमें लूज हो रही है और इसलिए वो कम डिस्टेंस पे रुक जा रहा है। If the two forces acting on the body consist of a conservative force Fc and a non-conservative force Fnc, the conservation of mechanical energy formula will have to be modified by the work energy theorem. अब अगर एक ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाले फॉर्मूला को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? हमें पता है टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी चेंज, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से है। और हमें ये पता है कंजर्वेटिव का जो वर्क डन है वो माइनस डेल्टा वी के इक्वल है, तो हमने ये चीज डाल दी इसमें। सो अब डेल्टा के प्लस वी का जो टर्म पहले जीरो आता था वो इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के इक्वल आ रहा है, यानी कि जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के इक्वल आएगा। सो अब ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन सही है। सो दैट्स इट, थैंक यू।